नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विशाल भारद्वाज। कशिश न्यूज की बेहद ही खास और भरोसेमंद कार्यक्रम नो योर डॉक्टर में आपका स्वागत है। यह केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक ऐसा मंच है जो आपको रूबरू कराता है आपके ही शहर के डॉक्टरों से, वैसे डॉक्टर जो अपने क्षेत्र में माहिर हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसे ही विशेषज्ञ जिन्होंने अपने ज्ञान, अनुभव और सेवा भाव से लाखों मरीजों के जीवन में खुशहाली लाने का काम किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश के प्रसिद्ध डॉक्टर गुंजेश कुमार सिंह की, जिन्होंने अपने कार्य अनुभव से पूरे झारखंड राज्य में कैंसर मरीजों के अंदर एक नई उम्मीद जगाई है। सर, हमारे कार्यक्रम नो योर डॉक्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम आपसे कुछ भी प्रश्न पूछें, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपको कहां से प्रेरणा मिली कि मुझे डॉक्टर ही बनना है और कैंसर रोग विशेषज्ञ ही बनना है। मेरा जो जन्म हुआ है वो धनबाद में ही हुआ है। मेरे फादर कोल माइंस में काम करते थे और जब भी हम बीमार पड़ते थे तो हम हमेशा डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में जाते थे, जो कि वहाँ का लोकल डिस्पेंसरी था। तो मुझे देख के बहुत ही जिज्ञासा होती थी कि और अच्छा भी लगता था कि एक डॉक्टर एक ऐसा जो प्रतिनिधि है जो कि बाकी लोगों को जो बीमारी को दूर कर रहा है। तो मुझे काफी पहले से ही था कि मैं डॉक्टर बनूं। दूसरा, कैंसर को लेकर के मेरे दिमाग में तब ये बात आई जब मैं एमबीबीएस कर रहा था और 2011-12 की बात है जब हमने देखा कि बिहार और झारखंड में उस समय कैंसर की हालत बहुत ही बुरी थी। मैंने अपने एमबीबीएस की पढ़ाई भागलपुर से की। उस समय वहां पे किसी को कैंसर होता था तो हम लोग हमेशा पटना उसको रेफर करते थे, लाइक महावीर कैंसर हॉस्पिटल, ही एक ही संस्थान होता था। तो मेरे दिमाग में आया कि नहीं, कैंसर बहुत ही जटिल बीमारी है जिसके लिए लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं है, लोग बिल्कुल भी सतर्क नहीं है इसको लेकर। तो फिर मैंने आगे पढ़ाई जो सोची कि वो कैंसर में करनी शुरू की और मैंने अपनी एमडी दिल्ली और फिर डीएम जो है टाटा कैंसर हॉस्पिटल मुंबई से की। सर, आपने स्कूलिंग कहाँ से की और जब आप अपने पिता को बताते होंगे कि मुझे डॉक्टर ही बनना है तो घर का रिएक्शन कैसे आता था और कैसे इस क्षेत्र में आप फिर आगे बढ़े? तो मेरी स्कूलिंग धनबाद से हुई। जो मेरी प्राइमरी स्कूलिंग थी, सिजुआ करके एक जगह है, कोलियरी है टाटा का, तो वहां पे बिल्कुल डीएवी स्कूल से मेरी स्कूलिंग हुई। फैमिली काफी सपोर्टिव थी। हम लोग एक बिल्कुल ही लो मिडिल क्लास बिल्कुल कह सकते हैं। पापा मेरे माइंस में काम करते थे, जो कोयला निकालने का काम करते हैं वो, तो बिल्कुल, लेकिन फैमिली सपोर्ट था और उन्होंने बड़ी मुश्किल से ही, क्योंकि डॉक्टर्स की पढ़ाई में या फिर एमबीबीएस कह लीजिए या फिर आगे की पढ़ाई में खर्च काफी होता है, पढ़ाई लंबी चलती है। 2007 से 2020 तक मैंने पढ़ाई की कंप्लीट। 13 साल पढ़ाई करने के बाद में मैं रांची वापस आया और फिर मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की। तो 13 साल की पढ़ाई लंबी पढ़ाई होती है। सर, ये तो रहा आपके व्यक्तिगत जीवन की बात। अब ये जानना चाहेंगे कि अगर हम झारखंड की बात करें, बिहार की बात करें, अगर जो कैंसर जो शब्द है सुनते के साथ ही ख्याल आता है परिवार वालों को भी या जो पीड़ित होते हैं कि अब मेरा जीवन मुश्किल है, बचना नामुमकिन है। सर, ये कैंसर होता क्या है, कैसे इसकी शुरुआत होती है, क्या ये बीमारी है या फिर हम इसे क्या शब्दों में बयां करें? नहीं, कैंसर एक खतरनाक बीमारी है जी। इसका मतलब ये होता है कि आपका शरीर का कोई भी अंग अनलिमिटेड यानी कि बिना किसी रुकावट के ग्रो करना शुरू कर जाए, बढ़ना शुरू कर जाए। तो ये जब कोई अंग बढ़ना शुरू करता है उसको हम लोग कैंसर बोलते हैं। ये हर स्टेज में बढ़ता है। जब स्टार्टिंग स्टेज होता है तो लोग उसको स्टेज 1 बोलते हैं। जब ये कैंसर बढ़ के काफी जगहों पे फैल जाए, दूसरे अंगों में फैल जाए, तो हम लोग उसको स्टेज 4 कैंसर बोलते हैं। जी। लेकिन जैसा आपने पूछा कि क्या ये जानलेवा बीमारी है, अगर ये कैंसर अर्ली स्टेज में पकड़ में आता है, लाइक स्टेज 1 या स्टेज 2 में, तो सर्जरी के माध्यम से, रेडियोथेरेपी के माध्यम से ये कंप्लीटली क्योर हो सकता है। जी। ये जानलेवा नहीं रह जाता तभी। लेकिन अगर ये बीमारी एडवांस स्टेज में हमारे पास में आए, लाइक स्टेज 4 में, तो ऑब्वियसली ये जानलेवा हो जाता है। लेकिन अभी की जो ट्रीटमेंट, जो हमारे पास में जो दवाएं हैं, वो इतनी अच्छी हो गई हैं कि इवन इन स्टेज 4 कैंसर पेशेंट में भी हम लोग दवाइयों के माध्यम से सालों तक पेशेंट को जीवित रख सकते हैं और एक गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं। तो चीजें काफी बदली हैं पिछले 5 सालों में, या मैं कहूँ 10 सालों में काफी चीजें बदली हैं। सर, ये जो कैंसर है होता कैसे है, क्या कारण है कि किसी लोग हैं कैंसर से पीड़ित हो जाते हैं, क्या कारण मानते हैं? देखिए, कैंसर का जैसे मैंने बताया कि अनलिमिटेड अनकंट्रोल वे में किसी भी ऑर्गन का बढ़ जाना,
बहुत सारे कैंसर्स के कारण हमें पता है, वो आपको भी पता है कि तंबाकू के सेवन से, सिगरेट के सेवन से, अल्कोहल के सेवन से हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन होते हैं, इंजरी होती है। बहुत लंबे समय तक हम लोग सेवन करते रहेंगे तो उससे कैंसर डेवलप हो सकता है, लाइक मुंह का, जीभ का, गले का, फेफड़े का कैंसर हो सकता है। इवन स्मोकिंग से पेशाब की थैली का कैंसर, इवन सर्वाइकल कैंसर वगैरह भी हो सकता है। लिवर कैंसर आपका अल्कोहल यूज करने से। तो बहुत सारे कैंसर्स के कॉजेटिव फैक्टर्स हमें पता है कि इन सब चीजों से कैंसर हो सकता है। बिल्कुल। बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं जिनका रीजन हमें नहीं मालूम। कुछ कैंसर हार्मोन में परिवर्तन होने से होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट का कैंसर हो गया, ओवरी का कैंसर हो गया, प्रोस्टेट कैंसर हो गया, ये हार्मोन में परिवर्तन होने से होते हैं। कुछ कैंसर ऐसे हैं जो बॉडी में अचानक से किसी एक डीएनए में, यानी कि आपकी जो बॉडी है चल रही है, जो प्रोग्राम है उसमें एक प्रोग्राम अगर खराब हुआ, हमारा एक डीएनए खराब हुआ, तो उस डीएनए के खराब होने की वजह से निचला सारा डीएनए खराब हो सकता है, जिसकी वजह से वो म्यूटेशन अगर हो गया तो मेरा जो 1 से 2 सेल, 4 सेल, फिर उससे 8 सेल बनने की जो प्रक्रिया थी वो अनकंट्रोल वे में बढ़ने लगती है। लाइक 1 से 10 बन जाएंगे, 10 से 100 सेल्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो कुछ कैंसर के हमें रीजंस पता है, कुछ के हमें नहीं पता है। तो जिसके हमें पता है एटलीस्ट उसको हम लोग प्रिवेंटेबल कैंसर्स में हम लोग गिनते हैं। जैसे कि अभी हमारे झारखंड में हेमंत सर का जो ये आया है कि नशा मुक्ति हमें करना है, तंबाकू नहीं यूज करना है, स्मोकिंग फ्री कीजिए, ड्रग्स फ्री कीजिए। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो इससे हम लोग बहुत सारे कैंसर्स को रोक सकते हैं। टोबैको यानी कि तंबाकू और उसके पदार्थों से होने वाले कैंसर की संख्या ऑलमोस्ट 50% ऑफ ऑल कैंसर, आप समझ लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट है ये। तो अगर हम लोग इससे बचेंगे तो ऑलमोस्ट 50% कैंसर रेट को हम लोग कम कर सकते हैं। सर, जो व्यक्ति खेती का सेवन करते हैं या सिगरेट पीते हैं या अल्कोहल का यूज करते हैं, जब हम उनसे बातचीत करते हैं तो उनके मन में भी जब कैंसर ना हुआ हो तो यही लगता है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन जब हो जाता है, जानलेवा बीमारी है, लंबा इलाज चलता है, तो वैसे लोगों को आप क्या कहना चाहिए? वही बात है ना कि जब तक मेरे को, मतलब मुझे अगर प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे क्यों होगा। लेकिन अगर शोध ये कहता है, बाकी लोगों को भी हो रहा है, वैज्ञानिक कहते हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि डेफिनेटली ये कारण है, तो जितनी जल्दी छोड़ेंगे हम अपने आप को कैंसर से बचा सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा ये है कि अन्य चीजें कैसे और बच सकते हैं। गुड हेल्थ हैबिट्स, जैसे कि आप डेली एक्सरसाइज कीजिए, वीक में कम से कम जो है आप 5 डेज एक्सरसाइज कीजिए डेली फॉर 30 मिनट्स। गुड मॉडरेट एक्सरसाइज आपको करना चाहिए। गुड हेल्दी हैबिट्स लाइक आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खाइए, रिफाइंड फूड्स को अवॉइड कीजिए, है ना, जो ये मैदा का जो हम लोग यूज करते हैं उसको अवॉइड कीजिए। जो हम लोग गंदे तेलों में तला हुआ सामान खाते हैं उसको अवॉइड कीजिए। कोलन कैंसर, स्टमक कैंसर यंग पेशेंट्स में बहुत बढ़ गए हैं जी। मैं आपको बता रहा हूँ, जितना ये आंत का कैंसर ओल्ड एज में किताबों में लिखा जाता था कि 50 या 60 इयर्स में होता है, आज के डेट में 25 साल 30 साल के लोग कैंसर से लेकर के आ रहे हैं। अच्छा, ये सब लोग कहते हैं कि शुगर भी नहीं खाना चाहिए लोगों को, लिमिट, इसमें आपका क्या मंतव्य है? ये बहुत बड़ा मिथ है, अभी तक ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि शुगर एक्स्ट्रा खाने से कैंसर से बढ़ जाते हैं। देखिए, हमारे सारे खाने में शुगर है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। अगर हम डायरेक्ट चीनी खाते हैं तो ऑब्वियसली उसमें 100% शुगर है, लेकिन गेहूं और चावल में भी शुगर रहता है, 40% 50% शुगर होता है। हमारे हर खाने में शुगर है। बॉडी को अगर आप शुगर नहीं भी दे रहे हैं, फिर भी लिवर जो है हमारा न्यू ग्लूकोज फॉर्म करता है। तो ऐसा नहीं है कि आप शुगर अगर लिमिट कर दोगे, आप खाना ही बंद कर दोगे तो कैंसर से मरने शुरू हो जाएंगे। ये बिल्कुल गलत है, ये बहुत बड़ा मिथ है। बॉडी को बेसिक रिक्वायरमेंट शुगर की चाहिए। ब्रेन हमारा शुगर पे ही चलता है, ब्रेन को शुगर चाहिए। आप शुगर नहीं भी लोगे तो भी हमारा लिवर जो है ना वो शुगर कन्वर्ट कर लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। एक प्रोसीजर होता है जिससे हमारा लिवर शुगर बना लेगा, तो वो बॉडी को चाहिए ही। तो ट्यूमर एक्स्ट्रा शुगर, ऐसा नहीं कि आप एक्स्ट्रा चीनी खा रहे हैं तो ट्यूमर एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब कर रहा है और एक्स्ट्रा ग्रो कर रहा है, ये बिल्कुल ही गलत है, ये मिथ है, ये बिल्कुल भी क्लियर फैक्ट नहीं है जी। सर, जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उसमें रेडिएशन उन्हें दिया जाता है, कीमोथेरेपी का यूज होता है, इम्यूनोथेरेपी दिया जाता है, तो सबसे ज्यादा जो प्रभावशाली है कौन सा है?
नहीं, ये तीनों पद्धति जो ट्रीटमेंट की है, जिसमें सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, ये अलग अलग स्टेजेस के लिए होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर अर्ली स्टेज में कैंसर आता है, स्टेज 1 और स्टेज 2 में, तो उसमें सर्जरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मान लीजिए मुझे कैंसर है जीभ में और वो लोकलाइज है, ये सिर्फ जीभ तक ही सीमित है, तो अगर हम सर्जिकल इसको हटा दें तो मेरा काम खत्म हो गया। अगर कुछ बड़ी डिजीज है तो हम रेडिएशन वहीं पे दे दें, काम खत्म हो गया। लेकिन अगर ये बीमारी बढ़ गई है, कहीं और फैल गई है, तो वहां पे कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी या टारगेट थेरेपी का रोल आता है। तो डिपेंडिंग ऑन स्टेज ये सारे ट्रीटमेंट्स हम लोग पेशेंट्स को बताते हैं, उस पर करते हैं। सर, अगर हम झारखंड की बात करें तो पर डे कितने कैंसर के पेशेंट आ रहे हैं, जो भी अस्पताल है झारखंड में? कोई आपके पास ऐसा कुछ डेटा? बस मुझे लगता है कि पर डे 200 के आसपास नए कैंसर पेशेंट तो जरूर झारखंड में आ रहे हैं, कैंसर अस्पतालों सबको मिला करके 200 नए कैंसर पेशेंट आना बड़ी बात है, क्योंकि कैंसर एक क्रोनिक बीमारी है। एक कैंसर का पेशेंट 2 साल या 3 साल 4 साल ट्रीटमेंट लेता है। डेली अगर 200 आ रहे हैं तो वो पाइल अप होते जा रहा है, पुराना कैंसर का पेशेंट और नया कैंसर का पेशेंट भी। डेली मैं कम से कम 10 से 15 नए कैंसर पेशेंट देखता हूँ। मैं अभी 3 हॉस्पिटल में काम करता हूँ। मैं पारस हॉस्पिटल में हूँ, मेरा अपना क्लिनिक है बरियातू में। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल में भी जाता हूँ। तो दिन के 15 से 20 नए कैंसर पेशेंट मुझे मिलते हैं। और ऐसे कितने सारे डॉक्टर्स हैं और कितने सारे हॉस्पिटल्स हैं, मिनिमम 200 कैंसर पेशेंट रोज आ रहे हैं। अगर हम झारखंड अपने राज्य की बात करें, क्योंकि सर जो कैंसर जो बीमारी है, जानलेवा बीमारी है, लंबे समय तक इसका उपचार चलता है और हम कह सकते हैं जो आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूरे परिवार को झकोर कर रख देता है। तो क्या कोई ऐसा एनजीओ है या सरकार की तरफ से कुछ ऐसा कोई फंड है जो आप बताना चाहते हो वैसे पेशेंट जो आर्थिक रूप से कमजोर हो, क्या ऐसा कुछ है झारखंड में? बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कैंसर के लिए होती है, जो पेशेंट हमारे पास में आते हैं, पहला सवाल क्या ये ठीक हो सकता है जी। नंबर 2 कितना खर्चा सवाल होता है, ठीक है। तो क्या ये ठीक हो सकता है, वो मैंने आपको बता दिया। अर्ली स्टेज में 100% क्योर है, एडवांस स्टेज में हम लोग लाइफ प्रोलॉन्ग कर सकते हैं विद वेरियस ट्रीटमेंट। दूसरा सवाल कितना खर्च आएगा। खर्च के लिए सरकार ने बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स ला रखी हैं। आयुष्मान भारत योजना है, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना है, सीएम के लिए अलग से गंभीर बीमारी योजना के लिए मुख्यमंत्री ने अलग से स्कीम भी दी हुई है। जो दवाइयां आयुष्मान में नहीं कवर होती है वो गंभीर बीमारी योजना में कवर हो जाती है। इसके अलावा राज्य कर्मी बीमा योजना भी सरकार लेकर के आई है। उसमें भी जो जिनके पास आयुष्मान नहीं था और वो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको भी फायदा मिल रहा है। इसके अलावा पीएम फंड से भी पैसा मिलता है। इसके अलावा एनजीओज हैं, जैसे कि मैंने अभी अपना क्लिनिक शुरू करना है कोकर में कुछ समय में, वो चैरिटेबल डे केयर एंड क्लिनिक होगा। उसमें मैं भी प्लान कर रहा हूँ, तो इंडिविजुअल डॉक्टर्स भी हैं, वो भी हेल्प करते हैं। जैसे मैं भी प्लान कर रहा हूँ कि वीक में 2 दिन कम से कम फ्री ओपीडी कैंसर पेशेंट्स के लिए रखूंगा, और जो दवाइयां और जो इलाज होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के रेट पे होगा। तो जिनके पास ये सब सुविधा नहीं भी है उनको भी कम कॉस्ट में ट्रीटमेंट मिल जाए, ऐसा भी लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, आयुष्मान स्कीम से सदर में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट हो रहा है। पेशेंट चाहे महीनों, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना का उनका ट्रीटमेंट है। लाइक जो बच्चे आते हैं, कुछ हैं बच्चे 3 साल 4 साल के ब्लड कैंसर के बच्चे, पूरा ट्रीटमेंट खत्म होने में 6 महीना लगता है। 6 महीना वहां रुक करके वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो सरकार इतना हेल्प कर रही है कि अब जो कॉस्ट है वो बाउंडेशन रहा ही नहीं। मैक्सिमम लोग 95% जो है ना पेशेंट्स इसका फायदा आराम से उठा ले रहे हैं, और ऑलमोस्ट 95% जो कैंसर का ट्रीटमेंट है वो ऑलमोस्ट इन सारी योजनाओं में कवर हो जा रहा है। क्या नहीं कवर हो रहा है, जो महंगी दवाइयां हैं जैसे कि इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, ऑब्वियसली जो इंडिया में दवाइयां नहीं बन रही हैं वो इंडियन स्कीम उसको कवर नहीं कर सकती, सरकारी योजना उसको कवर नहीं कर सकती। उन दवाइयों के अलावा बाकी सब चीजें हो रही हैं। अपने झारखंड में तो सब कुछ हो रहा है। मेरा अगला प्रश्न जो है जो डॉक्टर गुंजेश है, अब तक कितने पेशेंट को देख चुके हैं, और कोई ऐसा पेशेंट जिसका जो कहानी है आपके दिल में बस गया हो और वह पेशेंट नहीं हो, जो आपको झकझोर देता हो, आप रात को सोने जाते हो तो लगता हो कि नहीं ऐसा करते तो कुछ हो सकता था, ऐसा कुछ? बहुत सारे हैं, बहुत से पेशेंट्स हैं। मुझे लगता है कि 2014 से जब मैं कैंसर पेशेंट देखना शुरू किया हूँ, लाखों पेशेंट्स मैंने देखे हैं। मुंबई से अभी तक मैंने अगेन लाखों पेशेंट देखे, मुझे तक 5-6 लाख कैंसर पेशेंट्स मैंने देखे होंगे।
रांची आने के बाद में 2 केसेस मेरे दिल के बहुत ही करीब हैं। जी। एक तो आपके जैसे ही पत्रकार थे रवि प्रकाश जी करके, जो कि बीबीसी में थे, दूरदर्शन में भी थे। सर मेरे अंडर काफी लंबे समय तक उन्होंने ट्रीटमेंट लिया। लंग कैंसर से प्रभावित थे, स्टेज 4 लंग कैंसर था। ऑलमोस्ट 4 साल उन्होंने ट्रीटमेंट लिया। तो वो कीमोथेरेपी हमारे अंडर में लेते थे और टारगेट थेरेपी। उनको भी सीएम से काफी हेल्प मिला, 10 लाख के आसपास उनको मुख्यमंत्री गंभीर योजना से फायदा मिला। तो पूरा ट्रीटमेंट उन्होंने लिया। वो एक मेरे दिल के काफी करीब है। उन्होंने आम जनता की जागरूकता के लिए बहुत कुछ किया। वो बहुत सारे इनोवेटिव लेक्चर्स, इंटरव्यूज दूरदर्शन पे, ये सब हमारे लिए भी, वो जनता के लिए भी करते रहते थे ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी। दूसरे मेरे बहुत ही करीब थे जस्टिस केपी देव सर थे, सिटिंग जज थे हाई कोर्ट के। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम अगेन गॉल ब्लैडर कैंसर, स्टेज 4 था उनका भी काफी लंबा इलाज चला। अगेन वो मेरे काफी करीब थे। ये दोनों पेशेंट अभी नहीं है क्योंकि स्टेज 4 कैंसर था। लंबा इलाज चला, लंबी लड़ाई लड़े, लेकिन ये दोनों मेरे काफी करीब रहे। सर अंतिम प्रश्न आपसे रहेगा कि जो झारखंड, बिहार और यूपी के जो दर्शक देख रहे हैं, डॉक्टर गुंजेश कुमार सिंह से अपना इलाज करवाना चाहते हैं, कैसे आप तक पहुंच सकते हैं? कहाँ कहाँ आपका ओपीडी चलता है? तो मैंने बताया कि रांची में मेरा 3 जगह पे ओपीडी है। एक मेरा क्लिनिक है बरियातू में, दूसरा पारस कैंसर हॉस्पिटल है और तीसरा सदर हॉस्पिटल है, जो कि बहुत ही पुअर पेशेंट है, लाइक जिनको खाने पीने की भी प्रॉब्लम है। सरकारी सुविधाओं से, आपके पास में आयुष्मान कार्ड है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे पास आ सकते हैं। सदर हॉस्पिटल में एडमिट रहिए, फ्री में आपको खाना पीना रहना, कैंसर का इलाज मुफ्त में मिलेगा। आपके पास अगर इंश्योरेंस है, हेल्थ स्कीम्स है, कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, पारस कैंसर सेंटर एक गुड जगह है जहां पे कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सुविधा उपलब्ध है, रेडियोथेरेपी, पेट स्कैन, एवरीथिंग। अगर आपके पास में ये दोनों सुविधाएं नहीं है और आपके जेब से आपको लगता है कि खर्च करना पड़ रहा है, क्लिनिक पे आइए। बरियातू में है, बहुत ही कम कॉस्ट में, ऑलमोस्ट मैं दवाइयों में 50% तक पेशेंट को छूट दे देता हूँ। फ्री में ओपीडी, आप आइए, ट्रीटमेंट लीजिए। मेरा मेन आपसे और आपके थ्रू मेन मैसेज यही रहेगा कि कैंसर से हम लोग उसको हरा सकते हैं, उससे डरने की जरूरत नहीं है। दूसरा, हिम्मत नहीं हारना है, हर तरफ से उपाय है, चाहे वो सरकारी स्कीम्स हो या फिर हम जैसे कुछ लोग हैं आपके हेल्प के लिए हमेशा रेडी हैं। पैसा कभी भी बाउंडेशन नहीं आएगा, कोई भी बाउंड्री नहीं आएगी। आपको कभी भी डाउट हो, ऑनलाइन पे भी मेरा पेज है, गूगल पे पेज है, नंबर अवेलेबल है, कभी मुझे कॉल कीजिए, उनसे बात कर सकते हैं। जी सर, आपने बेहद ही सरल और प्रभावशाली ढंग से हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद तो दे नहीं सकते, लेकिन हाँ, इस वर्ष ये जरूर कामना करेंगे कि आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसी प्रकार लाखों मरीजों को जो अपनी सेवा है पहुंचाते रहिए। और दर्शकों से भी आग्रह रहेगा कि आप अगर डॉक्टर गुंजेश कुमार सिंह से मिलना चाहते हैं तो कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनके जरिए आप इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। कैमरामैन सूर्यकांत के साथ विशाल भारद्वाज, कशिश न्यूज।